नमस्कार। भारत बनेगा ग्रीन मोबिलिटी का वैश्विक केंद्र। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सुजुकी की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाई। साथ ही टीटीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी किया उद्घाटन। पीएम ने इसे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ भारत की बड़ी छलांग भी कहा। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। ये ऐतिहासिक पहल भारत की हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव की उत्सव भावना के बीच मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आज से भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों में निर्यात किए जाएंगे। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बनी है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक नया अध्याय, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देते हैं। सहज दमानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीईओ हैं फाडा के, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य भी जुड़े हुए हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सहज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम बात करते हैं मेक फॉर द वर्ल्ड, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, एक नई छलांग, किस तरह से इस छलांग को देखते हैं और भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण कदम साबित होता है? सबसे पहले धन्यवाद मैडम, आपने मुझे अपने शो पर आमंत्रित किया। जैसा कि आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, अगर मैं उसकी एक समरी निकालता हूं तो वो समरी मेरे हिसाब से ऐसी है: तेल आयात पर निर्भर भारत अब इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी से आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। और अगर हम थोड़ी और बात इस पर करें, आज का जो भारत है वो ईवी की बैटरी से अपने कल को चार्ज करने में लगा हुआ है। तो मेक इन इंडिया का जो प्रधानमंत्री का जो मोटो है, ये आज हमें सफल होता हुआ दिख रहा है। भारत, मैं आपको नंबर्स की बात करूं तो हम करीब 15,000 पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक कैटेगरी में बेचते हैं हर माह। करीब 1,500 कमर्शियल व्हीकल बेचते हैं इलेक्ट्रिक कैटेगरी में। करीब 70,000
3 व्हीलर बेचते हैं प्रति माह, और 1 लाख से अधिक हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बेचते हैं। तो ये जो आज हमें ये इतनी गाड़ियां बिकती हुई दिख रही है, ये अचानक से नहीं हुआ है। इसका नींव 2013-14 में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी प्लान के मुताबिक रखा था, जिसका फल स्वरूप आज हमें ये नंबर्स होते हुए दिख रहे हैं। आज हम हर माह अच्छी ग्रोथ पर बैठे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के कैटेगरी में, और अब हम जो मेक इन इंडिया का काम कर रहे हैं, इससे हम ना ही अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएंगे, बल्कि हम एक्सपोर्ट पर भी अपनी अपनी एक छाप छोड़ने की काबिलियत रखते हैं आज के दिन। बिल्कुल, हमारे साथ राहुल भारती भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी हैं मारुति सुजुकी के। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई आपको भी। ऐतिहासिक कदम जो है इसे बताया जा रहा है, किस तरह से आप बताना चाहेंगे, क्या कुछ इसमें ख़ास होगा, और किस तरह से जब हम मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड कह रहे हैं, भारत के गौरव की बात कर रहे हैं, उसमें कितना बड़ा इजाफा? जैसे कि आपने ठीक कहा, आज दो बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए हैं इंडियन ऑटो इंडस्ट्री ने, और प्रधानमंत्री जी ने भी उनको खूब रिकॉग्नाइज किया। एक है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ, और दूसरा है आत्मनिर्भरता की तरफ, और दोनों बहुत अहम हैं। हमने और दोनों की मैं अहमियत थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला है, हम अभी तक जितनी कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो इंपोर्ट ऑफ ईवीज के बारे में हो रही थी, कि अगर हमें इंडिया में ईवीज को बढ़ाना है तो क्या हमें इंपोर्ट को और फैसिलिटेट करें, कस्टम ड्यूटी कम करें, एक्सेट्रा। हमने जो इस सारा कॉन्वर्सेशन बदल दिया कि ठीक है, वो कॉन्वर्सेशन चलने दो, लेकिन एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या। तो एक मार्केट लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और आज हमने 100 देशों में बिकने वाली ये ई विटारा की स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन किया। ये है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट की तरफ। दूसरी तरफ है कि जो आपका इंपोर्ट बनाने में जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप ये TDSG का विजुअल दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, TDSG लिथियम आयन बैटरी बनाती है फॉर हाइब्रिड कार्स, और बैटरी का चाइल्ड पार्ट है सेल्स, उसमें सेल्स जाती हैं, सेल्स का चाइल्ड पार्ट है इलेक्ट्रोड। तो हमने इलेक्ट्रोड तक की डीप लेवल लोकलाइजेशन अचीव कर लिया, और उसका आज स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। उसका उसकी जो महत्व है वो ये है कि हम जैसे रेयर अर्थ के बारे में सुनते हैं और सारी इंपोर्ट डिपेंडेंस के बारे में सुनते हैं, अगर हमने इतना डीप लेवल का लोकलाइजेशन अचीव कर लिया तो हमारी आत्मनिर्भरता बहुत बढ़ जाती है अपने ऊपर, और जितना बड़ा हमारा देश है आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। तो ये दो बड़े कदम उठाए हैं आज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटो इंडस्ट्री में। बिल्कुल, शुभमय जी आपके पास आना चाहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहेंगे, कितना अहम ये कदम हो जाता है। और जब हम बात करते हैं ईवी इकोसिस्टम की, तो उसका सबसे क्रिटिकल पार्ट जो है बैटरी ही होता है, और पहले जो है पूरी तरह से इंपोर्ट ये की जाती थी, लेकिन अब जब ये यहाँ पर बन रही हैं और इसके बाद एक्सपोर्ट का भी एक रास्ता इसमें खुल जाता है, तो अपने आप में ये कितना अहम कदम हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा अहम कदम हो जाता है, और इसलिए अहम होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जैसे अभी हम राहुल जी बात कर रहे थे या सहर्ष जी बात कर रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में हमने बहुत सारे साल कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे जो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक पूरा प्रोसेस तक हमें बेनिफिट दे। उसका कार्यान्वयन होते हुए हमें अच्छा लगता है इस बारी कि अभी जैसे बैटरी प्रोडक्शन की में हम इतना तक कामयाब हो चुके हैं कि हम अभी एक्सपोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। ये इसके दो पहलू हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। एक ये है कि ये काम करने के लिए, ये प्रोडक्शन स्टेज लाने के लिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में उनको एक लाइन में लाना ज़रूरी था। ये बहुत बड़ा चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने जो अप्रूवल्स प्रोसेसेस हैं सबको एक साथ में, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन सिस्टम को एक जगह पे लाने में कामयाब हुए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अड़चन था। द फर्स्ट थिंग
क्योंकि ये वाला चीज़, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्शन, हमारे जो अप्रूवल्स हैं वो नहीं आएगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसके बारे में बहुत चर्चा रहता है वो बिजनेसमैन के लिए असंभव हो जाता है, डिफिकल्ट रहता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है जो आज प्राइम मिनिस्टर जी जो बता रहे थे कि हम फोकस करेंगे कि भारत में प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट चाहे कहीं से भी आए लेकिन प्रोडक्शन हमें भारत में ही करना है। तो ये एक वेरी वेरी क्लियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है कि भारत में सप्लाई चेन का जो एक दायरा था, जिस वक्त हम काफ़ी सप्लाई चेन से, ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर थे, उस दौर से निकलकर हम क्लियरली अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में काफ़ी सशक्त कदम जमा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में हम कितना दूर तक आगे जा पाएंगे, हमारी इंडस्ट्री कितने दूर तक उसको ले जा पाएंगे, कितने सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इन सभी चीज़ों में हम काफ़ी उलझे हुए थे। सो उनको निपटाने में प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने जो डायरेक्ट क्लैरियन कॉल दिया कि हमें डॉलर, पाउंड हो या करेंसी, व्हाट इज द कलर ऑफ द करेंसी, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी हमारे पास आए तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट। बिल्कुल, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। सहर्ष दमानी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब 100 देशों को ये व्हीकल एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जब ये वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, तो भारत और जापान की दोस्ती की तो बात प्रधानमंत्री ने कही भी, लेकिन वैश्विक पटल पर जब हम भारत की क्षमताओं की जो इमेज देखते हैं वो कितनी दमदार होने वाली है? देखिए, बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज तक भारत को सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता था, कभी हमें हार्डवेयर के लिए नहीं जाना गया है। बट जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत ही प्राउड फील करेंगे कि सॉफ्टवेयर के साथ अब जो हमारी गाड़ियाँ विदेशी रास्तों पर चलने लगेगी तो मेक इन इंडिया का जो गर्व है वो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी इंटरनेशनल मार्केट्स में कि ये भारत एक ऐसी कंट्री उभर कर आ रही है जो ना कि सिर्फ सॉफ्टवेयर पर अपना स्पेशलाइजेशन रखती है बट आज के दिन अब वो हार्डवेयर पर भी रखने लगी है। और यह एक बहुत ही बढ़िया तालमेल बनेगा हमारे देश के लिए। और एक सक्सेस स्टोरी बनने के बाद जब दूसरे कंट्रीज़ देखेंगे तो इसके कारण हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, हमारा फॉरेक्स इनफ्लो बढ़ेगा। और जिस तरह हम अपने देश में आज ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम हम क्रूड का इंपोर्ट करें और इसके चलते जो हम ईवी, हाइब्रिड, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, फ्लेक्स फ्यूल्स पर फोकस कर रहे हैं, तो इसके चलते एक तरफ जहां हमारा इनफ्लो बढ़ेगा फॉरेक्स का, दूसरी तरफ हमारा फॉरेक्स का आउटफ्लो भी घटेगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों ही तरफ से हमारे देश के लिए। बिल्कुल राहुल जी, आपसे ये विन विन सिचुएशन हम समझना चाहेंगे क्योंकि सुजुकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही हैं वो जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। अपने आप में अगर हम देखते हैं तो ये कितना बड़ा, जिसे कहते हैं कि मौका पैदा करता है, निवेश का भी कितना बड़ा मौका पैदा करता है अगर हम आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर कहते हैं और लोकल श्रम की बात भी करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देता हूँ। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने, जब वो कई मार्केट्स में प्रेजेंट हैं, 100 से ऊपर देशों में कई मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते हैं, जब उनको अपनी ग्लोबल ईवी बनानी थी तो उन्होंने सोचा कि वो जापानीज कंपनी है लेकिन उन्होंने जापान में नहीं प्रोडक्शन भी की, उन्होंने इंडिया और इंडिया में गुजरात को अपना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया और यहाँ से पूरे विश्व को सप्लाई करने की सोची। और ये चीज़ आज मैं वहाँ पर था, जैसे प्रधानमंत्री जी को भी एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये चीज़ पॉइंट आउट की कि जापानी कंपनी हिंदुस्तान में बना रही है और वापस जापान को एक्सपोर्ट कर रही है। तो इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि इंडिया इज द न्यू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। हम जिसको ग्लोबल कहते हैं, इंडिया इज द न्यू ग्लोबल नाउ। ग्लोबल अब इंडिया हो गया है, वो पहले हम यूरोप, चाइना, अमेरिका बोलते थे, अब वो इंडिया है क्योंकि यहाँ से हम बना के भेज रहे हैं। ये एक मुद्दा है। दूसरा, मैं एक और चीज़ आपको करना चाहता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग
विकसित भारत तक पहुंचने के लिए अगर हमें अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है विकसित भारत तक पहुंचाने के लिए, तो जो जीडीपी की कैलकुलेशंस हैं, जितना हमें जीडीपी चाहिए वो सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड से नहीं मीट हो सकता। उसके लिए हमें एक्सपोर्ट से भरपाई करनी पड़ेगी और एक्सपोर्ट से करना भी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट तो ओशन है, एक समुंदर के बराबर है। उसमें से आप जितना बड़ा कैप्चर कर लें, अपने जितना ज्यादा जीडीपी हम अपने देश में ले लें, फायदा ही फायदा है। तो आप विकसित भारत के लिए एक्सपोर्ट्स बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाता है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हो तो और भी अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग ही उतनी जॉब्स क्रिएट कर सकता है जो शायद एग्रीकल्चर में नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए ये कई मायनों में स्ट्रेटेजिक है और जापान के साथ तो खास इंडिया और जापान की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशन भी और दूसरे फ्रंट्स पर भी रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप भी काम आ रही है। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं क्लीन एनर्जी की, क्लीन मोबिलिटी की, पहले ईवी को एक ऑल्टरनेट समझा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने, जब हमने उनका संबोधन सुना तो उन्होंने कहा कि अब ये कई तरह की समस्याओं का एक हल दिखाता है, विकल्प दिखाता है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी लाल किले से जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ यूज़ किया, सेकेंड जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। और ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किस चीज़ में है? इसके तहत गवर्नमेंट ने 2 खासकर हाई पावर कमेटी सेटअप किए हैं। एक कमेटी जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आता है, जो आता है स्टेट लेवल डीरेगुलेशन क्या, जिसका मैं बातचीत कर रहा था कि स्टेट लेवल में किन चीज़ों से अड़चने आते हैं इन्वेस्टमेंट्स, वो कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर टीवी स्वामीनाथन के अंदर जो कमेटी है वो उसको देख रहे हैं। द सेकेंड पैनल जो है, जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, वो दे आर प्रिपेयरिंग जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। ये दोनों ही आपको बताता है या हमारे सबको बताता है कि गवर्नमेंट कितना सीरियसली करंट जो चैलेंज है हमारे सामने, जो जियो पोलिटिकल चैलेंज आया है, जियो स्ट्रेटेजिक जो चैलेंज आया है, उस चैलेंज को फोकस करते हुए किस तरह के कदम बहुत जल्दी से लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता था कि क्या क्या चैलेंजेस है, बट उन चैलेंजेस का जो मतलब चैलेंजेस का जो सोल्यूशंस है, वो सोल्यूशंस कहीं ना कहीं अटक रहे थे। बिल्कुल राहुल जी, आज के जो स्टेप्स हैं ये वही बताते हैं हमें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे सामने खुल जाते हैं अगर हम उन चैलेंजेस को सामने स्क्वायरली फेस करते हैं। जी बिल्कुल राहुल जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम कहते हैं कि भारत को ई परिवहन का हब बनाना है, ई परिवहन का केंद्र बनाना है, उसमें कितना अहम हो जाता है ये कदम? किस तरह से इसमें आप देखते हैं कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कितने कारगर भी वो साबित हो रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2014 के बाद जिस तरह से हमने एक बड़ा विजन लिया, उसके बाद जो संकल्प से सिद्धि की यात्रा है लगातार जारी है, तो उसका असर अब दिखाई दे रहा है। अभी एक हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में कुछ दिखा रहे हैं कि कार्स सीधा रेक में जा रही हैं, तो अब इसके 2 लेवल पे रिक्वायरमेंट है। एक है सेंट्रल पॉलिसी लेवल पे और एक है स्टेट्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो दोनों से हमें हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल आपने दिखाया ट्रेन पर वो कार्स लोड हो रही हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स है जो उसको हेल्प कर रही हैं, और ये हमारे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को भी हेल्प कर रही हैं। अब आपने ई मोबिलिटी की बात की।
ई मोबिलिटी में जो सबसे क्रिटिकल किसी भी, चाहे वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उसमें कोर है बैटरी। अब हमने कम से कम हाइब्रिड बैटरी में काफी डीप लेवल लोकलाइजेशन अचीव कर ली है। तो अगर इससे हमें वो फाउंडेशन मिल जाती है, एक नींव मिल जाती है, जिससे हम और मैन्युफैक्चरिंग करके, सप्लाई करके अपना स्केल और पैमाना बढ़ा सकते हैं। ईवीज में थोड़ा सा अभी भी चैलेंज है, बिकॉज कस्टमर अडॉप्शन में मतलब कस्टमर्स को थोड़ा, और ये दुनिया भर में है, इंडिया में जैसे अभी 3-4% के आसपास ईवी पेनिट्रेशन है, अमेरिका में 8% है, यूरोप में 12% है ईवी पेनिट्रेशन, चाइना थोड़ा सा आगे है, वो 24% पर है। ईवी में जो सबसे कस्टमर अडॉप्शन के लिए जो सबसे अहम मुद्दा है वो है चार्जिंग और आफ्टर सेल सपोर्ट। कस्टमर के मन में घबराहट रहती है कि मैं लूँ ना लूँ, कहीं गाड़ी अटक ना जाए। उसके लिए हमने खास ठोस कदम उठाए हैं ई मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। कार तो हमने एक हाई टेक्नोलॉजी पेश की ही है, जो फ्रेश इलेक्ट्रिक डिजाइन है, वो एक करंट आईसी इंजन कार को कन्वर्ट नहीं किया गया है, फ्रेशली ईवी डिजाइन है, 500 किलोमीटर की रेंज है एक्सेट्रा। वो प्रोडक्ट के फीचर, सेफ्टी, परफॉर्मेंस सब बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। कस्टमर चाहता है कि कल को मेरी गाड़ी रुकेगी तो नहीं, अगर रुकी तो क्या होगी, बैटरी की लाइफ कितनी होगी, इन तरह के क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं। उसके लिए हमने क्या एक ई फॉर मी कैंपेन रखा है, जिसके तहत सबसे पहले हर कार के साथ एक होम चार्जर रहेगा। दूसरा, टॉप 100 सिटीज में फास्ट चार्जर्स हम इंस्टॉल करेंगे। तीसरा, टॉप 100 सिटीज में 90% ईवी सेल्स से ज्यादा सेल हो जाती है। तो आप 100, 150, 200 सिटीज में सारी ईवी सेल हो जाती है, लेकिन हम 100 तक नहीं रुक रहे, हम 1000 सिटीज में सर्विस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लगाया है, जिसमें कोई भी वर्कशॉप इलेक्ट्रिक कार्स को ठीक करने या कोई भी प्रॉब्लम आए उसको रेक्टिफाई करने के लिए तैयार रहती है। और अब फिर और अगर थोड़ी सी डेप्थ में जाएं तो वर्कशॉप में भी जो जिस टेक्नीशियन को पूरी नॉलेज है, वो वर्कशॉप का एक अहम पिलर है। उसके लिए हमने करीब 4000 ITI टेक्नीशियंस को ट्रेन कर रहे हैं हर साल, ताकि ये बढ़ें और सर्विस टेक्नीशियंस बन पाएं, ताकि कस्टमर को अडॉप्शन मिले और हिंदुस्तान में बढ़ो। तो बहुत गहरे लेवल पे हम इसकी कोशिश कर रहे हैं ई मोबिलिटी बढ़ाने के लिए और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। और जैसा कि एक और पैनलिस्ट वो इकोनॉमिस्ट ने बोला कि दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और सारे टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, और क्लीन एनर्जी के लिए ये सारी टेक्नोलॉजीज बहुत हेल्पफुल होंगी, ऑयल इंपोर्ट रिडक्शन के लिए भी। बिल्कुल। सहर्ष जी, आपसे समझना चाहेंगे, ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जब हम बात करते हैं तो उनके जो शॉर्टेज होते हैं, उनकी जो कठिनाई होती है, उसको भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उसे हल करने के लिए तमाम फोकस किया जा रहा है और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी इसके लिए लॉन्च हो रहा है। तो कितना आप देखते हैं जब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करते हैं और उसमें जो परेशानियां आती हैं या जो चैलेंजेस आते हैं, उनको करने के लिए सरकार लगातार किस तरह से कदम उठा रही है और कितना महत्वपूर्ण ये साबित होने वाला है? देखिए, जैसा प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, हमें मेक इन इंडिया पर फोकस करना है, और इसीलिए जो ये रेयर अर्थ मैग्नेट का इशू आया था, जो कि हमारे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा स्पीड बम्प बन सकता था, बट फिलहाल के लिए अभी ये इशू ख़त्म हो गया है। बट ये मौका हमारे लिए एक अच्छा मौका है, ये चैलेंज एक अच्छा मौका है। इससे हम मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे सकते हैं, और आज ये जो चीज़ें हम अपने कंट्री में नहीं बना पा रहे हैं, इस पर जोर देने के कारण ये नई फैक्ट्रीज जब देश में लगेंगी, इसका उत्पाद बढ़ेगा। इसके चलते हमारी डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट की है प्रेशियस मेटल्स को लेकर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर जितना हम डिपेंडेंट रहते हैं, वो डिपेंडेंसी हमारी पहले कम होने लगेगी, और फिर एक टाइम आएगा जब हमारी डिपेंडेंसी ज़ीरो हो जाएगी इन कंट्रीज़ पर। तो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भरता के ऊपर ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि
ये फैक्ट्रीज बनने में अभी थोड़ी टाइम लगेगी, प्रोडक्शन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिस तरह हमने अपना एक्सटर्नल अफेयर्स, अपनी रिलेशनशिप चाइना के साथ में अभी ठीक की है, तो इसके चलते शॉर्ट टर्म में जो हमें इशू आ रहा था, स्पेशली अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म का ये हमारा इशू भी अब हमें ख़त्म होता दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म में जिस तरह प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, उसके चलते ना ही हम सिर्फ अपने देश में इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उपयोग कर पाएंगे, बट जो भी हम गाड़ियां अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनमें भी ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स काम में लगेगा, और इसके चलते हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। राहुल जी, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे भी करना चाहेंगे। जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही जा रही है, और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी बताया, ई एम्बुलेंस का उन्होंने जिक्र किया कि जिन व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है उनको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, तो ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण टेक्निक और किन मायनों में खास? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला कि ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जितनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पे एम्बुलेंसेज हैं उनको हम रिप्लेस कर सकती हैं क्या हाइब्रिड एम्बुलेंसेज में। उन्होंने हाइब्रिड इसलिए बोला क्योंकि उसमें रेंज एंजाइटी का डर नहीं है, कहीं ऐसा डर नहीं रहता कि कहीं चार्जिंग खत्म हो जाए। तो इन गाड़ियों की रेंज बहुत ज़्यादा होती है हाइब्रिड में, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, 1000 किलोमीटर से ऊपर होती है, जो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियां हैं उनसे भी ज़्यादा होती हैं। तो एक मॉडल हमने पेश किया है और उनको काफ़ी उन्होंने उसकी समीक्षा की, और इस तरह का मॉडल हमें जल्दी से उतारना चाहिए मार्केट में, ताकि कंफर्टेबल भी हो, लाइफ सपोर्ट भी हो और बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि कहीं और नए मॉडल जो हैं वो मार्केट में उतर के आएंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी भी हो, आत्मनिर्भरता भी उससे आए, रोजगार और निवेश की तो बात अलग है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो एक धमक है वो जिसमें दिखाई दे रही है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें ये एक नया अध्याय या नई छलांग कही जा सकती है। राहुल जी आपका, धवानी जी आपका और शुभमय जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।